जय श्री कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप सब? आशा करता हूँ सब अच्छे होंगे। बेटा, इस लेक्चर में हम फंजाई किंगडम को कंटिन्यू करेंगे। फंजाई किंगडम के हमने कहा था कि इनमें चार क्लासेस होती है: फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज। हमने फाइकोमाइसिटीज और एस्कोमाइसिटीज तो कंप्लीट कर लिया। अब बारी है बेसिडियोमाइसिटीज और ड्यूटेरोमाइसिटीज की। तो सबसे पहले बेटा मैं बात करने वाला हूँ बेसिडियोमाइसिटीज की। तो देखो, बेसिडियोमाइसिटीज जो होते हैं इन्हें क्लब फंजाई भी कहा जाता है। इनका एक और नाम है क्लब फंजाई। बेसिडियोमाइसिटीज में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान जो स्पोर बनता है उसका नाम है बेसिडियोस्पोर्स, और ये हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, मियोसिस के बाद बनते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज में जो बेसिडियम होता है जिसके अंदर ये बेसिडियोस्पोर बन रहे हैं, ये बेसिडियम क्लब शेपेड होता है। क्लब शेप कैसा होता है? कुछ इस तरीके का, ऐसा होगा, ऊपर ऐसा फूला हुआ होगा और ये होगा, इसको कहते हैं क्लब शेप। तो क्लब शेपेड बेसिडियम होता है और इसी बेसिडियम के अंदर बेटा बनता है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोमाइसिटीज में जो फ्रूटिंग बॉडी होता है उसे कहते हैं बेसिडोकार्प। ठीक है, बेसिडोकार्प। हैबिटाट की बात करें तो ये दोनों तो सभी क्लासेस के लिए कॉमन है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मटेरियल से अगर बेसिडियोमाइसिटीज अपना न्यूट्रिशन ले रहा है तो सेप्रोफाइट्स है। ठीक है, डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर रहते हैं, सेप्रोफाइट्स है। लिविंग से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं, लिविंग के अंदर रहते हैं, लिविंग होस्ट के अंदर, और वहां से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं तो पैरासाइट्स होते हैं। तो बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के फंजाई सेप्रोफाइट और पैरासाइट दोनों होते हैं। और इनके कुछ मेंबर, ये इंपॉर्टेंट है, बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ मेंबर को हम कहते हैं इपीजाइलिक फंजाई। ये इपीजाइलिक फंजाई होते हैं। अब यहाँ पर इपीजाइलिक का मतलब क्या होता है? ईपी का मतलब होता है पॉन, और जाइलिक टर्म आपको कहीं भी दिख जाए तो इसका मतलब होता है वुड। यानी कि ऐसे फंजाई जो कि वुड के ऊपर ग्रो कर रहे हैं, वुड के ऊपर प्रेजेंट है, उन्हें कहते हैं इपीजाइलिक फंजाई। और बेसिडियोमाइसिटीज क्लास के फंजाई कैसे फंजाई है? इपीजाइलिक फंजाई। अब नीट में जब क्वेश्चन आएगा ना, तो वहां पे आपको वुड नहीं लिख कर देगा, वुड के जगह लॉग्स लिख देगा या ट्री स्टंप लिख देगा। लॉग्स और ट्री स्टंप का मतलब वही वुड ही है। ठीक है, हो सकता है अलग अलग टर्मिनोलॉजी का यूज करे। भाई एनटीए है, एनटीए का आदत तो आप जानते हो, नीट एग्जाम में अलग अलग वर्ड्स को यूज कर देते हैं। राइट, तो जरूरी नहीं कि हमेशा वुड आए, वुड के जगह लॉग्स या ट्री स्टंप लिखा हुआ आए तो मतलब वही है, वुड ही है। ठीक है, माइसीलियम की बात करें तो देखो, माइसीलियम जो होता है सेप्टेट होता है, यानी कि सेप्टा प्रेजेंट होगा। और सेप्टा कैसा होगा? डॉलीपोर सेप्टा। डॉली का मतलब होता है डोम, डोम शेपेड। ठीक है, पोर का मतलब छेद होगा। ठीक है, तो वॉल में छेद होगा, डॉलीपोर सेप्टा। ठीक है, ऑलराइट, सेप्टेट होगा। सेप्टा कैसा? डॉलीपोर होता है, डोम शेपेड होता है। इनिशियली यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, लेकिन कुछ देर के लिए ही, फॉर स्मॉल ड्यूरेशन, कुछ देर के लिए ही यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं। फिर बेसिडियोमाइसिटीज फंजाई के माइसीलियम में क्लैम्प कनेक्शन बन जाता है, जिसके वजह से यूनिन्यूक्लिएटेड माइसेलियम बायन्यूक्लिएटेड में कन्वर्ट हो जाता है। और मेनली आपको बायन्यूक्लिएटेड फॉर्म में ही माइसीलियम देखने को मिलेगा। यूनिन्यूक्लिएटेड फॉर्म कुछ स्मॉल ड्यूरेशन के लिए होता है, ज्यादातर समय बायन्यूक्लिएटेड होते हैं, और माइसीलियम ब्रांच्ड होता है। अब इन सब का मतलब इस डायग्राम से समझेंगे। देखो, ये माइसीलियम है, यहाँ आपको ये वॉल नजर आ रहा है। ये जो वॉल है इस जगह से कैसा हो गया? देखो, इस तरीके से डोम शेपेड हो गया, ये डोम शेपेड हो गया। तो ये क्या है? वॉल, यानी कि सेप्टा। अब ये सेप्टा कैसा है? डोम शेपेड है। और इस डोम शेपेड सेप्टा में यहाँ पर एक पोर बना हुआ है, इस पोर को कहते हैं डॉली पोर। क्योंकि ये जो डोम शेप की वजह से ये पोर बना है तो इसे कहेंगे डॉली पोर। और जो कि इस सेप्टा में डॉली पोर प्रेजेंट है तो इस सेप्टा को हम कहेंगे डॉली पोर सेप्टा। अब होता क्या है? देखो, यहाँ पर एक क्लैंप कनेक्शन बनता है, ये इस सेल और इस सेल के बीच में एक क्लैंप कनेक्शन बन गया। और क्लैंप कनेक्शन की वजह से ही यूनिन्यूक्लिएटेड माइसीलियम बायन्यूक्लिएटेड हो जाता है। अब ये कैसे होता है, जब मैं आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझाऊंगा अभी बेसिडियोमाइसिटीज में, तब आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से यूनिन्यूक्लिएटेड माइसीलियम बायन्यूक्लिएटेड हो जाता है। चलिए, रिप्रोडक्शन की बात कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले, रिप्रोडक्शन में असेक्सुअल स्पोर नहीं बनते। ठीक है, इससे पहले फाइकोमाइसिटीज में और आपके एस्कोमाइसिटीज में, दोनों में ही असेक्सुअल स्पोर बन रहे थे। लेकिन बेसिडियोमाइसिटीज में असेक्सुअल स्पोर फॉर्म नहीं होंगे। तो असेक्सुअली कैसे रिप्रोड्यूस करेंगे? फ्रैगमेंटेशन के थ्रू। फ्रैगमेंटेशन इज कॉमन। ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोगैमी से होगा। सोमैटोगैमी आपको पता है क्या होता है? फ्यूजन ऑफ सोमैटिक सेल्स, पिछले लेक्चर में मैंने आपको समझाया था। सेक्स ऑर्गन्स एब्सेंट होंगे। ठीक है, सेक्स ऑर्गन रिड्यूस्ड होंगे, आपको देखने को नहीं मिलेंगे बेसिडियोमाइसिटीज के मेंबर में।
ठीक है, क्योंकि जो सोमैटिक सेल है वही गैमेट की तरह बिहेव कर रहे हैं। सेक्स ऑर्गन की जरूरत नहीं है, सोमैटिक सेल खुद गैमेट की तरह बिहेव करने लग गए। बेसिडियोस्पोर बनते हैं, अभी आपको दिखाऊंगा कैसे बनेंगे। और ये स्पोर हैप्लॉइड होते हैं, 4 होता है नंबर, एक्सोजीनस होते हैं। ठीक है, फ्रूटिंग बॉडी बेसिडो कार्प। ठीक है, बेसिडियो कार्प होता है फ्रूटिंग बॉडी। ऑलराइट, स्पेलिंग मिस्टेक यहाँ पे मैंने क्या लिखा था, बेसिडो कार्प लिखा था ना, इसको सही कर लेना, यहाँ पे आई होगा। ठीक है, चलिए अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सोमैटोगैमी की बात करते हैं। देखो होता क्या है, यहाँ पर दो माइसीलियम है, बेसिडियोमाइसीटीज क्लास के मेंबर के दो माइसीलियम यहाँ पर है। ठीक है, अब ये दोनों माइसीलियम जेनेटिकली अलग अलग है, एक है पॉजिटिव स्ट्रेन, एक है नेगेटिव स्ट्रेन, यानी कि दोनों माइसीलियम अलग अलग है और डिफरेंट जीनोटाइप माइसीलियम है। डिफरेंट जीनोटाइप वाला माइसीलियम, एक पॉजिटिव स्ट्रेन वाला है, एक नेगेटिव स्ट्रेन वाला है, यानी कि ये फंजाई कैसा है, हेट्रोथैलिक। माइसीलियम कैसा है, हेट्रोथैलिक। हेट्रोथैलिक मतलब जब डिफरेंट जीनोटाइप वाले माइसीलियम आपस में रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, आपस में क्या करेंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करके रिप्रोड्यूस करेंगे अलग अलग डिफरेंट जीनोटाइप वाले माइसीलियम, तो ऐसे माइसीलियम को हम कहते हैं हेट्रोथैलिक। ठीक है, अब होता क्या है देखो, एक पॉजिटिव स्ट्रेन है, एक नेगेटिव स्ट्रेन है, दोनों का जो सोमैटिक सेल है रैंडमली कांटेक्ट में आएगा, नेचर में रैंडमली कांटेक्ट में आएगा। कांटेक्ट में जैसे ही आएगा तो दोनों, ये जो दोनों सोमैटिक सेल है ये गैमेट की तरह बिहेव करेंगे और इन दोनों का जो प्रोटोप्लाज्म है वो फ्यूज होगा, प्रोटोप्लाज्म फ्यूज होगा। तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे प्लाज्मोगैमी। प्रोटोप्लाज्म फ्यूज हुआ, ये पॉजिटिव स्ट्रेन वाला न्यूक्लियस, ये नेगेटिव स्ट्रेन वाला न्यूक्लियस, तो यहाँ पर एक ही सेल के अंदर दो न्यूक्लियस है, इसे हम कहेंगे डाइकैरियोन। ठीक है, डाइकैरियोन। अब क्या होता है देखो, यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझना, इस सेल और इस सेल के बीच में एक क्लैंप कनेक्शन बनता है, फिर यहाँ एक क्लैंप कनेक्शन बनता है, हर एक सेल आपस में कनेक्टेड होते एडजेसेंट सेल से, पास वाले सेल से, वाया क्लैंप कनेक्शन। ये सेल अपने पास वाले सेल से कनेक्टेड है क्लैंप कनेक्शन से, अब ये सेल इस सेल से कनेक्टेड है क्लैंप कनेक्शन से। अब होता क्या है देखो, ये जो ब्लैक वाला न्यूक्लियस है ना, ये ब्लैक वाला न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, यहाँ पर एक और ब्लैक वाला न्यूक्लियस बनेगा, और ये वाला ब्लैक वाला न्यूक्लियस जो है ये चला जाएगा इस क्लैंप कनेक्शन के थ्रू इस सेल में और यहाँ आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट, ठीक, यहाँ पे आ गया। अब वापस से यहाँ आकर ये जो न्यूक्लियस है फिर से डिवाइड करेगा। ठीक है, और ये न्यूक्लियस फिर इस क्लैंप कनेक्शन के थ्रू यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसको मिटा देता हूँ, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये डाइकैरियोन क्या कर रहा है, अपने पास वाले सेल को भी डाइकैरियोन बना दे रहा है। ठीक, अब इस तरफ क्या होगा देखो, इस तरफ क्या होगा, ये जो नेगेटिव स्ट्रेन वाला न्यूक्लियस था ना, नेगेटिव स्ट्रेन वाला न्यूक्लियस ये डिवाइड करेगा। ठीक है, और फिर यही न्यूक्लियस यू चला जाएगा इस बगल वाले सेल से क्लैंप कनेक्शन के द्वारा यहाँ पे आ जाएगा। ठीक, अब फिर से ये रेड वाला जो है ये डिवाइड करेगा, एक और न्यूक्लियस बनाएगा और ये न्यूक्लियस फिर क्लैंप कनेक्शन के थ्रू इस वाले सेल में आ जाएगा। तो इस तरीके से देखो, एक डाइकैरियोन ने पूरे एंटायर माइसीलियम को डाइकैरियोन बना दिया। शुरुआत में ये डाइकैरियोन सेल बना था, इसने इसको भी डाइकैरियोन बना दिया, इसको भी डाइकैरियोन बना दिया। ठीक, तो वही चीज मैंने यहाँ लिखा है, डाइकैरियोन यानी कि इसकी बात हो रही है, टर्न्स एंटायर माइसीलियम डाइकैरियोटिक। ये जो डाइकैरियोन था इसने पूरे माइसीलियम को डाइकैरियोटिक बना दिया। ठीक है, डाइकैरियोटिक यानी कि एक सेल में दो न्यूक्लियस। ठीक है, तो आपको ये पूरा माइसीलियम कुछ इस तरीके से नजर आ रहा है, ये देखो यहाँ पर, और क्लैम्प कनेक्शन फिर हट जाएगा। ठीक है, क्लैम्प कनेक्शन डिमिनिश हो जाएगा। अब क्या होता है देखो, पूरा का पूरा माइसीलियम अब देखो बाय न्यूक्लिएटेड बन गया। शुरुआत में कैसा था, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड था, ये भी यूनी न्यूक्लिएटेड था, लेकिन रिप्रोडक्शन के दौरान पूरा का पूरा माइसीलियम बाय न्यूक्लिएटेड यानी कि डाइकैरियोटिक माइसीलियम बन गया। रेड वाला न्यूक्लियस गया ब्लू वाले में। ठीक है, ये जो, सॉरी ब्लू नहीं होगा, ब्लैक होगा, इस चीज को समझो, रेड वाला न्यूक्लियस गया ब्लैक वाले में एंड वाइस वर्सा, यानी कि रेड वाला न्यूक्लियस ब्लैक वाले में जाएगा, ब्लैक वाला न्यूक्लियस रेड वाले में जाएगा। ऐसा होता है टू ब्रिंग जेनेटिक वेरिएशन। अब ऐसा क्यों होता है, ठीक है, यूनी न्यूक्लिएटेड बाय न्यूक्लिएटेड में क्यों कन्वर्ट हो गया, ताकि जेनेटिक वेरिएशन है। देखो, जो यहाँ पर ये जो ब्लैक वाला न्यूक्लियस था ये रेड वाले न्यूक्लियस वाले माइसीलियम के अंदर जा रहा था, राइट, और जो रेड वाला था वो ब्लैक वाला जेनेटिक स्ट्रेन वाला जो माइसीलियम है वहां जा रहा था, फिर यहाँ पे रेड वाला डिवाइड करके फिर बगल में ब्लैक वाले के पास, ब्लैक वाले न्यूक्लियस के पास जा रहा था। ठीक, तो ब्लैक वाला रेड वाले के न्यूक्लियस के पास जाएगा, रेड वाला न्यूक्लियस
डिवाइड करके ब्लैक वाले न्यूक्लियस के पास जाएगा। अब ऐसा क्यों होता है? ताकि जेनेटिक वेरिएशन आ सके। चलिए, आगे क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? ये जो डाइकैरियोन था, ठीक है, यहां से एक आउटग्रोथ निकलेगा जिसे हम कहते हैं हाइफा। और इस आउटग्रोथ, ऊपर से ये जो आउटग्रोथ है ये फूल जाएगा, ऐसा फूल गया। इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं बेसिडियम। और इस बेसिडियम के अंदर एक ब्लैक वाला यानी कि पॉजिटिव स्ट्रेन वाला और एक रेड वाला यानी कि नेगेटिव स्ट्रेन वाला न्यूक्लियस चला जाएगा। ठीक, ऑलराइट। सेकंड मतलब सेकंड स्टेप होता है कैरियोगैमी। अब ये जो दोनों न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के फ्यूजन को हम कहते हैं कैरियोगैमी। ये दोनों न्यूक्लियस आपस में फ्यूज करेंगे, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस आपस में फ्यूज किए, डिप्लॉइड न्यूक्लियस बना। ठीक है, डिप्लॉइड बना। अब इस डिप्लॉइड न्यूक्लियस में इसे हम कहेंगे जाइगोट। ठीक है, क्या कहेंगे? जाइगोट। यहाँ लिख देता हूँ, जाइगोट बना। ठीक है, और आगे जाकर क्या हुआ? इस डिप्लॉयड वाले न्यूक्लियस में आगे जाके मियोसिस हुआ, और इससे यानी कि इस डिप्लॉयड जाइगोट, इस डिप्लॉयड, ये जो डिप्लॉयड जाइगोट था इसमें मियोसिस हुआ, और मियोसिस से 4 स्पोर बने। इन 4 स्पोर को हम कहेंगे बेसिडियोस्पोर। ध्यान से देखो, यहाँ पर 2 स्पोर नेगेटिव स्ट्रेन वाले बने हैं और दो स्पोर पॉजिटिव स्ट्रेन वाले बने हैं। 2 रेड वाले बने हैं, 2 ब्लैक वाले बने हैं। और ये हैप्लॉइड है क्योंकि मियोसिस के बाद बने हैं। 4 बने। एक्सोजीनस ऑरिजिन है। एक्सोजीनस ऑरिजिन मतलब बेसिडियम के बाहर बने हैं। बेसिडियम के अंदर यहाँ पे बनते हैं तो हम कहते हैं एंडोजीनस ऑरिजिन, लेकिन बाहर बने हैं एक्सोजीनस। और फिर एट द सेम टाइम यहाँ पर क्या होगा बोलो? फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्रूटिंग बॉडी जो कि क्या है? बेसिडियो कार्प। फ्रूटिंग बॉडी क्या है? बेसिडियो कार्प है ना। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन हो जाएगा। फ्रूटिंग बॉडी का फॉर्मेशन मतलब फ्रूटिंग बॉडी का काम क्या होता है बोलो तो? प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन। क्या था? याद करो, यहीं पे लिखा था ना मैंने। देखो, प्रोवाइड सपोर्ट, प्रोवाइड न्यूट्रिशन एंड प्रोवाइड प्रोटेक्शन। तो ये जो बेसिडो कार्प बनेगा, ये जो बेसिडियो कार्प बना, फ्रूटिंग बॉडी बना, इसका काम क्या है? इस पूरे स्ट्रक्चर को सपोर्ट, न्यूट्रिशन और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब ये जो एक्सोजीनस स्पोर है ये सराउंडिंग पे आ जाएंगे, 2 पॉजिटिव 2 नेगेटिव। ठीक है, स्पोर है। और 2 पॉजिटिव पॉजिटिव स्पोर आगे जाके 2 पॉजिटिव माइसीलियम में जर्मिनेट कर जाएंगे, और 2 नेगेटिव स्पोर आगे जाके 2 नेगेटिव माइसीलियम में जर्मिनेट कर जाएगा। दिख रहा है ना? 2 पॉजिटिव वाले जर्मिनेट कर गए 2 पॉजिटिव माइसीलियम में, और 2 नेगेटिव वाले जो बेसिडियो स्पोर थे वो जर्मिनेट कर गए 2 नेगेटिव माइसीलियम में। ठीक है, पॉजिटिव मतलब पॉजिटिव स्ट्रेन है, और ये नेगेटिव स्ट्रेन है। मैंने 2 स्ट्रेन मुझे दिखाने थे, जेनेटिकली डिफरेंट स्ट्रेन मुझे दिखाने थे, तो मैंने एक पॉजिटिव दिखा दिया, एक नेगेटिव दिखा दिया। ठीक है, चलिए। तो यहाँ पर हमने बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ा और समझने की कोशिश की। आई होप आपको समझ में आया होगा, कुछ टफ नहीं है। ठीक है, आसानी है। नेक्स्ट एग्जांपल्स की बात करते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के कुछ कुछ मेंबर्स है, उनका नाम हम यहाँ पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले शेल्फ फंजाई, इसे ब्रैकेट फंजाई भी कहते हैं। ये जो फंजाई होते हैं ना, जैसे मान लो ये ट्री है, ठीक है, ट्री का ट्रंक है, ठीक? इस ट्री पे इस तरीके से ग्रो करेंगे, इस तरीके से ब्रैकेट की तरह, शेल्फ की तरह ग्रो करेंगे। शेल्फ मतलब रैक, जिसके ऊपर आप कुछ सामान वामान रखते हो, राइट? शेल्फ या फिर ब्रैकेट की तरह ऐसे ब्रैकेट शेपेड होता है, इस तरीके से ग्रो करते हैं ट्रंक के ऊपर, वुड के ऊपर। तो इपीजाइलिक फंजाई है। पफ बॉल्स होते हैं ऐसे, गोल गोल फंजाई होंगे, शेप बॉल्स, शेपेड। ठीक है, पफ बॉल्स हम उन्हें कहते हैं। बेसिडियोमाइसिटीज के अंदर आपको मशरूम देखने को मिलेगा। मशरूम एक ग्रुप है, ठीक है, जिसके अंदर एडिबल एंड पॉइजनस फंजाई आपको देखने को मिलेगा। मशरूम, पहली बात, ये अपने आप में एक स्पीशीज या एक ऑर्गेनिज्म नहीं है। मशरूम एक ग्रुप है फंजाई का। ठीक है, इस मशरूम के अंदर आपको एडिबल भी देखने को मिलेंगे कुछ फंजाई, और कुछ फंजाई पॉइजनस भी देखने को मिलेंगे। अब एडिबल मशरूम का एग्जांपल है अगैरिकस बाइस्पोरस। और पॉइजनस मशरूम जिसे हम टोड स्टूल भी कहते हैं, पॉइजनस मशरूम का एक और नाम होता है टोड स्टूल। ठीक है, टोड स्टूल, जिसका एग्जांपल है एमेनिटा मस्कैरिया। नीट में पूछा गया सवाल है, एनसीईआरटी में नहीं है, फिर भी नीट में पूछा गया था। ठीक है, तो जो बच्चे कहते हैं ना कि हाँ 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 एनसीईआरटी को तो छोड़ के और नीट वाले कहीं से पूछते ही नहीं है, हाँ हाँ हाँ, बेटा ये एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन नीट वालों ने पूछा था। ठीक है, एमेनिटा मस्कैरिया हेल्यूसिनोजेनिक होते हैं। हेल्यूसिनोजेनिक मतलब अगर एक बार इसको आपने कंज्यूम कर लिया, फिर तो आप एकदम सपनों में खो जाएंगे। हेल्यूसिनोजेनिक को कहते हैं ना, आज मैं ऊपर आसमान नीचे, वो वाला हाल हो जाएगा। ठीक है, चलिए। चौथा है कीनिया। इसे रस्ट फंजाई भी कहा जाता है क्योंकि ये व्हीट प्लांट पे रस्ट कॉज करते हैं। ठीक है, व्हीट प्लांट है, उसके ऊपर एक रेड रेड कलर का
काय की तरह स्प्रेड हो जाते हैं पिक्यूनिया, तो रस्ट ऑन व्हीट डिजीज कॉज करते हैं, इसलिए इसे रस्ट फंजाई भी कहते हैं। अस्टिलागो जो होता है, अस्टिलागो स्मट डिजीज करता है व्हीट पे, तो इसे स्मट फंजाई भी कहते हैं। ठीक है, तो ये 5 मेंबर आपको याद रखने हैं बेसिडियोमाइसिटीज के। आगे बेटा बात करते हैं ड्यूटेरोमाइसिटीज की। देखो, ड्यूटेरोमाइसिटीज में ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ओनली असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नोन। ड्यूटेरोमाइसिटीज के अंदर आपको कोई भी ऐसा फंजाई देखने को नहीं मिलेगा जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। बेटा, ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास को इम्परफेक्ट फंजाई भी कहते हैं। इम्परफेक्ट फंजाई यानी कि इनमें सेक्सुअल स्टेज नोन नहीं है, तो इसलिए एक तरह का इम्परफेक्ट फंजाई है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना एक क्या कहते हैं, परफेक्ट फंजाई का कैरेक्टरिस्टिक है। जितने भी फंजाई आपको देखने को मिलेंगे फाइकोमाइसिटीज में, एस्कोमाइसिटीज में, बेसिडियोमाइसिटीज में, उन सब में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। लेकिन ऐसे फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर्ड नहीं हुआ है, जिनमें नहीं होता या नहीं डिस्कवर्ड हुआ है, उन्हें ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाल दिया गया और उन फंजाई को इम्परफेक्ट फंजाई का टाइटल दे दिया गया, या फिर इसे फंजाई इन इम्परफेक्टाई भी कहते हैं। ये होता है डस्टबिन ऑफ किंगडम फंजाई या माइकोटा। आपको पता है फंजाई का एक और नाम होता है माइकोटा। तो ये माइकोटा किंगडम के या फंजाई किंगडम के डस्टबिन है। यानी कि कोई भी फंजाई को आप उठाओ, उस फंजाई में आप रिप्रोडक्शन को स्टडी करो। अगर उस फंजाई में आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दिख गया, तो अच्छी बात है। लेकिन अगर उस मेंबर में, उस फंजाई में आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं देखने को मिला, तो आप उसे उठाकर ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास में फेंक दो। तो एक तरह का डस्टबिन है ये। जितने भी ऐसे फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता, यानी कि जो इम्परफेक्ट फंजाई है, इम्परफेक्ट फंजाई के लिए डस्टबिन कौन है? ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास। इसे फॉर्म क्लास या आर्टिफिशियल क्लास भी कहते हैं। यानी कि इन ये एक नेचुरल क्लास नहीं है। ठीक है, नेचुरल क्लास नहीं है। इसे साइंटिस्ट ने अलग से एक बना के रख दिया, इसे फॉर्म क्लास बना दिया, बोला कि जो भी फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है उसको इसमें डाल दो, ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ठीक है, तो नॉट अ नेचुरल क्लास बिकॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज नॉट नोन। तो ऐसे फंजाई जिनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं नोन है, नहीं पता है, उन्हें इस आर्टिफिशियल क्लास में डाल दिया जाता है। ठीक है, हैबिटाट की बात करें तो वही सैप्रोफाइट और पैरासिटिक होते हैं। एनसीईआरटी ने एक पॉइंट दिया है कि जो ज्यादातर मेंबर, मोस्ट ऑफ द मेंबर्स ड्यूटेरोमाइसिटीज के इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर्स होते हैं, यानी कि मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं। मिनरल साइक्लिंग क्या है, ये आगे इकोलॉजी में आपको अच्छे से समझ में आएगा क्लास 12th में। अभी के लिए याद रखो, मिनरल साइक्लिंग में जो मदद करता है, सबसे ज्यादा जो डिकम्पोजर्स होते हैं जो मिनरल साइक्लिंग में मदद करते हैं, वो फंजाई के कौन से क्लास में पाए जाएंगे? ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ठीक है, ज्यादातर मेंबर ड्यूटेरोमाइसिटीज के इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर है। देखो, एक चीज बोलने जा रहा हूँ, सुनो। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया, इन पांचों किंगडम में से आपको कौन से किंगडम में सबसे ज्यादा मेंबर ऐसे दिखाई देंगे जो डिकम्पोजर्स है? तो आप बोलोगे फंजाई, किंगडम फंजाई में सबसे ज्यादा डिकम्पोजर्स है। ठीक है, फंजाई में भी पूछ ले कि 4 क्लास है, फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज। इन चारों में से किन में सबसे ज्यादा डिकम्पोजर है? देखो, किंगडम फंजाई में तो सबसे ज्यादा डिकम्पोजर है ही। इन 4 क्लासेस जो फंजाई के अंदर आता है, उनमें भी सबसे ज्यादा डिकम्पोजर किसमें पाया जाएगा? तो ड्यूटेरोमाइसिटीज में। ठीक है, इनका माइसीलियम सेप्टेट होता है और ब्रांच्ड होता है। इनमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के थ्रू देखने को मिलेगा, जो कि नॉन मोटाइल स्पोर होते हैं, एक्सोजीनस स्पोर होते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है, नॉट डिस्कवर्ड येट। देखो, मान लो एक फंजाई है, ये फंजाई ए है। ठीक है, ये एक फंजाई ए है। इसमें आज के समय में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं है, तो इसे हमने ड्यूटेरोमाइसिटीज में डाल दिया, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है। लेकिन कल को क्या पता फ्यूचर में ऐसे ऐसे इंस्ट्रूमेंट का क्या कहते हैं उसको, इन्वेंशन हो जाए, जिससे हम इस ए फंजाई को और अच्छे से स्टडी कर पाए और फ्यूचर में जाके पता चला कि नहीं, इस ए फंजाई में तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो अब हम इसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो नहीं रख सकते, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटीज में तो उन फंजाई को रखा जाता है जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता। लेकिन कल को इस ए फंजाई में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो गया, तो इसे ड्यूटेरोमाइसिटीज में नहीं रखेंगे। इसे अब हमें रखना पड़ेगा एस्कोमाइसिटीज में या बेसिडियोमाइसिटीज में। अब बोलोगे सर आपने फाइको का नाम क्यों नहीं लिया? क्योंकि फाइको के जितने भी बेटा मेंबर है ना, वो सब कैसे होते हैं? असेप्टेट होते हैं, उनका माइसिलियम असेप्टेट होता है। और आपको पता है ड्यूटेरो में जितने होते हैं उनका माइसिलियम सेप्टेट होता है। तो इनिशियली जब इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन नहीं था, तो इसको ड्यूटेरो में रखा गया था, यानी कि ये जो ए था, ये सेप्टेट था। लेकिन फ्यूचर में इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिस्कवर हो गया और ये अभी भी सेप्टेट है, तो इसे अब हम
ड्यूटेरोमाइसिटी से निकालकर फाइको में तो नहीं रख सकते क्योंकि फाइको के सारे मेंबर असेप्टेट होते हैं, लेकिन एस्को या बेसिडियो में से किसी एक में रख सकते हैं क्योंकि एस्को और बेसिडियो जो है ये दोनों के दोनों इन दोनों में सेप्टेट फंजाई देखने को मिलता है। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए कल को अगर ड्यूटेरोमाइसिटिस के किसी मेंबर में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नोन हो गया तो हम उसे ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास से निकालकर एस्को या बेसिडियो में रखेंगे, क्योंकि ड्यूटेरोमाइसिटिस में जो मेंबर है फंजाई के उनका माइसिलियम सेप्टेट होता है और एस्को और बेसिडियो में भी इन जनरल सेप्टेट माइसिलियम वाले फंजाई होते हैं। फाइको में तो असेप्टेट होते हैं, इसीलिए ड्यूटेरोमाइसिटिस से निकालकर हम फाइकोमाइसिटिस में तो नहीं रख सकते, तो ड्यूटेरोमाइसिटिस में से निकालकर हम फंजाई को एस्को या बेसिडियो में रख सकते हैं। अब जब ड्यूटेरोमाइसिटिस के किसी मेंबर में फ्यूचर में जाकर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का पता चल जाए हमें, ठीक है, तो उसको मैं मिटाता हूँ, क्योंकि इस सारी चीजों को मैंने स्टेटमेंट में यहाँ लिख दिया है ताकि आप जब रिवाइज करो आपके लिए आसान हो। देखो, इफ लेटर इन फ्यूचर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिपोर्टेड इन एनी मेंबर ऑफ दिस क्लास यानी कि ड्यूटेरोमाइसिटिस क्लास, अगर फ्यूचर में जाके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिल जाता है किसी भी मेंबर में, ड्यूटेरोमाइसिटिस के किसी भी मेंबर में, देन दैट मेंबर इज शिफ्टेड टू ईदर एस्कोमाइसिटिस और बैसिडियोमाइसिटिस क्लास, क्योंकि बोथ क्लास आर सेप्टेड क्लास बट नॉट इन फाइकोमाइसिटिस। आप शिफ्ट नहीं कर सकते हो ड्यूटेरोमाइसिटिस के मेंबर को फाइकोमाइसिटिस में, क्योंकि फाइकोमाइसिटिस क्लास के मेंबर असेप्टेड होते हैं, तो फाइकोमाइसिटिस एक असेप्टेड क्लास है। ठीक, चलिए अब कुछ एग्जाम्पल है बेटा, याद कर लो ड्यूटेरोमाइसिटिस के। कैट से याद करना है, सीएटी कैट, सी का मतलब कॉलिटोट्राइकम, कॉलिटोट्राइकम एक तरह का ड्यूटेरोमाइसिटिस है। अल्टरनेरिया जीनस जो है ये भी ड्यूटेरोमाइसिटिस का जीनस है। अल्टरनेरिया जीनस का एक स्पीशीज है अल्टरनेरिया सोलेनी। बेटा ये डिजीज कॉज करता है पोटैटो में, ये पोटैटो में कराता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कौन सा ब्लाइट? अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। कंफ्यूज मत होना, कंफ्यूज मत होना, क्योंकि हमने पढ़ा है oomaइसिटिस का ये जो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेन है ये कराता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है। और ड्यूटेरोमाइसिटिस का ये जो मेंबर है अल्टरनेरिया सोलेनी ये कराता है अर्ली ब्लाइट। तो फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेन कराता है लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो, अल्टरनेरिया सोलेनी कराता है अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ठीक है, याद रहेगा। तीसरा जो आपको मेंबर याद रखना है ड्यूटेरोमाइसिटिस का वो है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। ट्राइकोडर्मा जीनस का एक मेंबर है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। बेटा ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से हमें साइक्लोस्पोरिन ए मिलता है, जो कि एक तरह का इम्यूनो डिप्रेसेंट है, यानी कि इम्यून सिस्टम को सप्रेस कर देता है, ठीक है, और हेल्प करता है, हेल्प्स प्रिवेंट रिजेक्शन ऑफ ऑर्गन ट्रांसप्लांट। ऑर्गन ट्रांसप्लांट जैसे मान लो एक पेशेंट है ए, इस पेशेंट ने बी पेशेंट को लिवर डोनेट किया, लिवर एक ऑर्गन है, ठीक है, लिवर डोनेट किया, तो यहां पर ए डोनर है, बी रेसिपिएंट है, जिसने ऑर्गन लिया वो रेसिपिएंट है। अब बी ने ए का ऑर्गन लिया तो बी का जो इम्यून सिस्टम है वो ए के ऑर्गन यानी कि लिवर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ठीक है, बी का इम्यून सिस्टम बोल रहा है कि मैं इस ऑर्गन को रिजेक्ट करूंगा, मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगा, तो हम बी पेशेंट को ना साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं। सर्जरी के दौरान, ऑर्गन ट्रांसप्लांट प्रोसेस के दौरान साइक्लोस्पोरिन ए देते हैं ताकि बी जो पेशेंट है इसका इम्यून सिस्टम सप्रेस हो जाए और बी पेशेंट का जो बॉडी है वो लिवर को एक्सेप्ट कर ले, ठीक है, रिजेक्ट नहीं करे। तो ये रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए, प्रिवेंट रिजेक्शन ऑर्गन, ताकि इस ऑर्गन को रिजेक्ट ना कर दे बी का इम्यून सिस्टम, इसीलिए इस रिजेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए ऑर्गन ट्रांसप्लांट के दौरान इम्यूनो डिप्रेसेंट का इस्तेमाल किया जाता है, और ये इम्यूनो डिप्रेसेंट क्या है? साइक्लोस्पोरिन ए है, ठीक, चलिए। स्टैटिन भी ऑब्टेन किया जाता है बेटा, स्टैटिन भी ऑब्टेन किया जाता है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम से, और स्टैटिन जो होता है बेटा ये एक तरह का ऐसा ड्रग है जो कि क्या करता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल को घटाता है। स्टैटिन को इंडस्ट्रियल लेवल पे, इसका इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस होता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे इसे यूज किया जाता है, ठीक है, ऑलराइट, ताकि किसी भी पर्सन के अंदर ब्लड शुगर लेवल को घटा सके, एक तरह का ड्रग है। अगर किसी का ब्लड शुगर लेवल, सॉरी ब्लड शुगर बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी ब्लड कोलेस्ट्रॉल लिख देता हूँ, लिख देता हूँ आपके लिए आसानी होगा। लोअर्स ब्लड कोलेस्ट्रॉल लेवल, ठीक है, चलिए। हाँ, अब फाइलोजेनी की बात करते हैं, एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप देखते हैं। तो सबसे
पहले आया था फाइकोमाइसिटिस, लोअर फंजाई है। फाइकोमाइसिटिस के बाद अगला जो आया एस्कोमाइसिटिस, एस्कोमाइटिस माइसिटिस से इवॉल्व हुआ बेसिडियोमाइसिटिस। बेसिडियोमाइसिटिस सबसे एडवांस्ड फंजाई होते हैं। ये तो हम एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की बात करें। आप बोल रहे हो सर इसमें आपने ड्यूटेरोमाइसिटिस का बात क्यों नहीं किया? बेटा ड्यूटेरोमाइसिटिस को तो एक आर्टिफिशियल क्लास है, अलग से ऐसे बना दिया कि जितने भी फंजाई थे जो इम्परफेक्ट थे, जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं था, उनमें उसमें ड्यूटेरोमाइसिटिस को रख दिया। तो ड्यूटेरोमाइसिटिस तो एक आर्टिफिशियल क्लास है। फाइलोजेनी हम कंसीडर करते ही नहीं है ड्यूटेरोमाइसिटिस के केस में। तो फाइलोजेनी हम कंसीडर करते हैं इन तीनों क्लास ऑफ फंजाई में। फाइको सबसे लोअर फंजाई, सबसे एडवांस बेसिडियोमाइसिटिस। लेकिन अगर मैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करूं तो इन तीनों में से सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एडवांस्ड फाइकोमाइसिटिस में मिलता है। एस्को और बेसिडियो में तो आपको रिड्यूस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। तो ये जो सीक्वेंस है, ठीक है, फाइलोजेनी का सीक्वेंस है। लेकिन ये जो सीक्वेंस है, अगर इसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करो तो यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का रिडक्शन देखने को मिला है, रिड्यूस्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिला है। ठीक है, यानी कि सबसे अच्छा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फाइको में होता है, सबसे बेकार बेसिडियोमाइसिटीज में होता है। ठीक है, फाइलोजेनी की बात करें तो सबसे लोअर फंजाई ये है और हायर क्लास ऑफ फंजाई है बेसिडियोमाइसिटिस। बेटा ड्यूटेरोमाइसिटिस के ही कुछ जीनस है, जैसे ट्राइकोफाइटन, माइक्रोस्पोरम और इपीडर्मोफाइटोन। ये ऐसे ड्यूटेरोमाइसिटीज है जो कॉज करते हैं रिंग वॉर्म। ह्यूमन में रिंग वॉर्म कॉज करते हैं। टीनिया पेडिस, जिसे एथलीट फुट डिजीज कहते हैं, ये एक तरह का डिजीज है। इसका एक और नाम है रिंग वॉर्म ऑफ फुट। ये भी कॉज करता है ये तीन ड्यूटेरोमाइसिटीज क्लास के मेंबर। ठीक है, देखो रिंग वॉर्म कुछ इस तरीके का होता है। ठीक है, खुजली होता है बहुत, और ये एथलीट फुट ज्यादातर बेटा एथलीट्स को होता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं ना, जो क्रिकेट खेलते हैं या फुटबॉल खेलते हैं, वो लंबे समय तक जूतों को पहन कर रखते हैं, जिसके कारण से पाँव में जूतों के अंदर मॉइस्चर क्रिएट हो जाता है। और भाई मॉइस्चर तो आपको पता है, जहां मॉइस्चर है वहां फंजाई धराधर ग्रो करते हैं, क्योंकि फंजाई को मॉइस्ट कंडीशन बड़ा अच्छा लगता है। मॉइस्ट कंडीशन में तो भाई फंजाई की बल्ले बल्ले हो जाती है, गजब ही ग्रो करते हैं। ठीक, एथलीट के अंदर ये डिजीज ज्यादा देखने को मिल रहा था, इसलिए नाम पड़ गया एथलीट फुट। अब बेटा बात करने जा रहा हूं मैं लाइकेन की और माइकोराइजा की। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप देखने वाले हम फंजाई का। अगर फंजाई खुशी खुशी सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यानी कि म्यूचुअलिज्म की बात करें, म्यूचुअलिज्म की, अगर फंजाई खुशी खुशी एल्गी के साथ मिलकर रह रहा है और एल्गी और फंजाई दोनों एक दूसरे के मदद कर रहे हैं, एक दूसरे की कमियों को पूरी कर रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहेंगे लाइकेन। ऐसे म्यूचुअलिज्म को हम कहेंगे लाइकेन। ठीक है, तो लाइकेन क्या है? एल्गी और फंजाई के बीच का रिलेशनशिप। दोनों एल्गी और फंजाई साथ साथ रहते हैं। देखो ये है लाइकेन। बता ही नहीं पाओगे कि कौन सा एल्गी है कौन सा फंजाई है। देखो इतना क्लोज रिलेशनशिप है, इतने अच्छे से रह रहे हैं दोनों मिलकर। ठीक है, तो इस सिम्बायोटिक एसोसिएशन को हम कहते हैं लाइकेन। यहाँ पे होता क्या है, जो बेटा फंजाई होता है ना, फंजाई ये शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है एल्गी को। एल्गी को घर देगा, पानी देगा और मिनरल देगा। बदले में एल्गी वाटर और मिनरल का इस्तेमाल करके फोटोसिंथेसिस करेगी। बेटा एल्गी फोटोसिंथेसिस करती है, फूड बनाएगी और एल्गी खुद खाएगी और बदले में फंजाई को भी खाना देगी। तो एल्गी फंजाई को फूड देता है, फंजाई एल्गी को शेल्टर, वाटर और मिनरल देता है। तो फंजाई को भी फायदा, इसलिए मैंने प्लस लिखा। एल्गी को भी फायदा, इसलिए मैंने यहाँ पर भी प्लस लिखा। तो ये कैसा रिलेशनशिप है? म्यूचुअलिज्म इसे हम कहते हैं। एल्गी को बेटा हम फाइकोबायंट भी कहते हैं, फंजाई को हम माइकोबायंट भी कहते हैं। माइको का मतलब फंजाई हो गया, फाइको का मतलब एल्गी हो गया। आपको पता है स्टडी ऑफ एल्गी को हम फाइकोलॉजी भी कहते हैं। ठीक, अब इसे हम क्या कह रहे हैं? म्यूचुअलिज्म। दोनों खुश है, लेकिन एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, नए नए साइंटिस्ट है, उन्होंने एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट दिया हेलोटिज्म का। हेलोटिज्म एक ऐसा रिलेशनशिप है जो कि मास्टर और स्लेव के बीच में होता है। यहाँ पर मास्टर फंजाई है, क्योंकि फंजाई जो है ये शेल्टर, वाटर और मिनरल दे रहा है एल्गी को। ठीक है, एल्गी को घर दे रहा है। ठीक है, तो मकान का मालिक फंजाई है। ठीक, पानी और मिनरल दे रहा है, लेकिन एल्गी बदले में मजदूरी करके खाना पका रहा है और खुद खा रहा है, और मास्टर फंजाई को भी खाना खिला रहा है। तो मास्टर और स्लेव का रिलेशनशिप अगर आपको दिख जाए दो ऑर्गेनिज्म के बीच में, तो ऐसे रिलेशनशिप को हम कहते हैं हेलोटिज्म। ये एक मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे मास्टर फंजाई है, क्योंकि मेजर पार्ट फंजाई का होता है। ठीक है, ज्यादातर फंजाई का पार्ट है। ठीक है, और एल्गी स्लेव होता है। बेटा लाइकेन जो होते हैं ना, ये एयर पोल्यूशन इंडिकेटर भी होते हैं। ज्यादातर जो सल्फर डाइऑक्साइड द्वारा जो एरिया पोल्यूटेड है, जहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड का लेवल ज्यादा है, सल्फर डाइऑक्साइड पोल्यूशन है, उस जगह पे लाइकेन ग्रो ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो एयर पोल्यूशन का इंडिकेटर है। किसी एरिया में अगर आपको लाइकेन नहीं दिख रहा है, यानी कि वहां पे पोल्यूशन ज्यादा है। ये पाइनियर कम्युनिटीज होते हैं।
इन इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन रॉक। अगर ये लाइन आपको नहीं समझ में आया तो अभी के लिए आप छोड़ दो, लेकिन अगर ये लाइन आपको समझ में आ गया, यानी कि आप ड्रॉपर वाले बच्चे हो, ड्रॉपर बैच के हो, आपने इकोलॉजी पढ़ रखी है, क्योंकि ये जब मैं आपको क्लास 12th में इकोलॉजी पढ़ाऊंगा ना, तो यहाँ पर वहां पर ये लाइन मैं आपको फिर से पढ़ाऊंगा। ठीक है बेटा, प्रॉमिस, फिर से पढ़ाऊंगा मैं ये लाइन आपको। तो इसीलिए यहाँ पर मैं इस चीज को मैं लिख दिया हूं, पता है क्यों लिख दिया हूं? क्योंकि जो ड्रॉपर होंगे ना, हाँ, उनके लिए ये कामदायक है। लेकिन जो अभी 11th में आए हो नए नए, आगे 12th में जाओगे, तो बेटा इस लाइन को आप छोड़ भी सकते हो, क्योंकि 12th में ये मैं फिर से पढ़ाऊंगा आपको। ठीक है, चलो। माइकोराइजा, माइकोराइजा भी एक म्यूचुअलिज्म है फंजाई और हायर प्लांट्स के रूट्स के बीच में। यहां पर क्या होता है, जो हायर प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं ना, वो फंजाई को फूड और शेल्टर देते हैं। ठीक है, खाना देंगे और रहने के लिए जगह देंगे। बदले में फंजाई मिनरल वाटर का एब्जॉर्प्शन करेगी और रूट्स को देगी, हायर प्लांट के रूट्स को। और साथ ही साथ फंजाई रूट्स के, हायर प्लांट के रूट्स को प्रोटेक्शन भी देती है। देखो, हायर प्लांट का रूट है, तो इसको वाटर और मिनरल, रूट का काम क्या है? वाटर और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। और वाटर और मिनरल के एब्जॉर्प्शन के काम को आसान कर देती है फंजाई। तो फंजाई ने फायदा कर दिया हायर प्लांट के रूट्स का। बदले में प्लांट है भाई, खाना बनाता है, फोटोसिंथेसिस करता है, तो बदले में प्लांट खुद खाता है और थोड़ा बहुत खाना फंजाई को भी देता है, तो फंजाई भी खुश है, फंजाई को शेल्टर भी मिल गया। बदले में फंजाई क्या करता है? प्रोटेक्शन देता है। कैसे? देखो, ये रूट्स है, ब्लैक कलर का जो मैंने बनाया ना बेटा, ब्लैक कलर के ये रूट्स है। इन ब्लैक कलर के रूट्स को फंजाई कवर करके रखते हैं। रेड कलर का जो आपको दिख रहा है, ये फंजाई है। फंजाई क्या करता है? कवर्स द रूट, रूट को कवर कर लेंगे और प्रोटेक्ट करेंगे, प्रोटेक्ट्स द रूट फ्रॉम इन्फेक्शन एंड मैकेनिकल डैमेज। इस रूट को कोई मैकेनिकल डैमेज नहीं होने देंगे, किसी तरह का इन्फेक्शन नहीं होने देंगे। ठीक, तो रूट्स के लिए भी बल्ले बल्ले। ऑलराइट, चलो। दो तरह के माइक्रोराइजा आपको देखने को मिलेंगे। एक होता है एक्टोमाइकोराइजा, एक होता है एंडोमाइकोराइजा। एक्टोमाइकोराइजा का मतलब समझना। देखो, रूट्स का टीएस पढ़ा है आपने, ट्रांसवर्स सेक्शन। एनाटॉमी पढ़ाऊंगा मैं आगे, वहां पे आपको समझ में आएगा, तो पता चलेगा रूट्स की जो कवरिंग होती है, रूट्स के बाहर सबसे आउटर लेयर जो रूट का होता है, उसे कहते हैं इपिडर्मिस। और इपिडर्मिस के अंदर की तरफ बहुत सारे सेल्स होते हैं। ठीक है, सेल्स वाला रीजन होता है, उसे कहते हैं कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारे सेल आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मैंने रूट का, मान लो ये रूट है, ये रूट है, इस रूट का जो बाहर वाला कवरिंग है इसे कहते हैं इपिडर्मिस, और रूट के अंदर की तरफ बहुत सारे आपको सेल नजर आएंगे। ठीक, तो देखो ये बाहर वाला कवरिंग है, ये क्या है? बाहर वाला कवरिंग, ब्लैक कलर का जो भी हिस्सा है वो रूट का हिस्सा है, रेड कलर का हिस्सा फंगस का हिस्सा है। तो ये बाहर कवरिंग है रूट का, जिसे कहते हैं इपिडर्मिस, और यहाँ पे बहुत सारे सेल्स है रूट के। अब इस कवरिंग के ऊपर ना, इपिडर्मिस के ऊपर फंजाई अपना एक कवरिंग बना देता है, शीथ ऑफ फंजाई अपॉन इपिडर्मिस। इपिडर्मिस कौन सा लेयर है? ये वाला लेयर, ये इपिडर्मिस है। इस इपिडर्मिस के ऊपर फंजाई ने देखो क्या किया, एक कवरिंग बना दिया। ठीक, और फिर ये फंजाई क्या करेंगे? पेनिट्रेट करके अंदर आ जाएंगे। देखो, पेनिट्रेट करके अंदर आ गए। ठीक है, रूट के कॉर्टेक्स वाले रीजन में, इस रीजन को हम कहते हैं कॉर्टेक्स। और कॉर्टेक्स के जो सेल है, इन सेल को पेनिट्रेट नहीं करेंगे, बल्कि ये जो इंटरसेलुलर स्पेस है ना, यहाँ पे प्रेजेंट होंगे। लेकिन सेल के अंदर नहीं घुसेंगे ये फंजाई। ठीक है, यहाँ इंटरसेलुलर स्पेस के बीच में रहते हैं। देखो, फंजाई डजंट पेनिट्रेट द कॉर्टेक्स सेल बट स्प्रेड थ्रू आउट द इंटरसेलुलर स्पेसेस। ठीक है, तो ऐसा माइकोराइजा, यानी कि ऐसा सिम्बायोटिक एसोसिएशन जिसमें जो फंजाई है वो हायर प्लांट के रूट्स के सेल के अंदर पेनिट्रेट नहीं कर रहा, बट सरफेस पे प्रेजेंट है, शीत के फॉर्म में, तो इसे हम कहेंगे एक्टोमाइकोराइजा। एग्जाम्पल पाइनस, पाइनस या जिम्नोस्पर्म में आपको एक्टोमाइकोराइजा देखने को मिलेगा। एंडोमाइकोराइजा की बात करें तो एंडोमाइकोराइजा में देखो क्या होता है, ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस, और ये कॉर्टेक्स के सेल है। फंजाई आए और सीधा पेनिट्रेट कर दिए, सेल के अंदर घुस गए। ठीक है, यहां से फंजाई सेल के अंदर घुसकर ऐसा वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बना लिया। एक फंजाई और घुसा और ये अंदर जाके सेल के अंदर पेनिट्रेट करके एक ट्री लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर बना लिया, ट्री लाइक ब्रांच्ड स्ट्रक्चर, जिसे आर्बस्कल कहते हैं। तो ये जो फंजाई है, एंडोमाइकोराइजा वाले एसोसिएशन वाले जो फंजाई है, ये सेल के अंदर पेनिट्रेट करके वेसाइकल और आर्बस्कल बनाते हैं। तो एंडोमाइकोराइजा को हम वीएएम यानी कि वेसिकुलर आर्बस्कुलर माइकोराइजा भी कहते हैं। ठीक, क्योंकि पेनिट्रेट करके स्ट्रक्चर कैसा बना रहा है? वेसाइकल एंड आर्बस्कल, सेल के अंदर पेनिट्रेट कर गया है। तो एंडोमाइकोराइजा का एक और नाम है वैम। ये जो फंजाई है, ये यहाँ घुस जाएंगे। ठीक है, और ये किसमें मदद करेंगे? फॉस्फेट अब्जॉर्प्शन में मेनली। देखो, फंजाई का काम क्या होता है? मिनरल्स और वाटर का एब्जॉर्प्शन करके
रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स को देना। मिनरल्स तो सारे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करेंगे, बट सारे मिनरल्स में भी मेनली फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन ज्यादा करेंगे। ठीक है, ऑलराइट। एंडोमाइकोराइजल फंजाई का एक नाम याद रखना है आपको, ग्लोमस। ग्लोमस एक तरह का एंडोमाइकोराइजल फंजाई है जो कि हायर प्लांट्स के रूट के सेल के अंदर पेनिट्रेट कर जाता है और पेनिट्रेट करके मेनली फॉस्फेट के एब्जॉर्प्शन में मदद करता है। बहुत ज्यादा फॉस्फेट का एब्जॉर्प्शन करता है और प्लांट को फॉस्फेट देता है। ठीक है, तो यहां पर हमने दो क्या देखा, सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा। एक लाइकेन जो कि एल्गी और फंजाई के बीच में होता है, और एक माइकोराइजा जो कि फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स के बीच में होता है। तो यहाँ पे बेटा आपका फंजाई जो किंगडम है वो होता है कंप्लीट। बहुत कुछ पढ़ लिया ना हमने इस किंगडम में, बाबा रे बाबा, अभी तक खत्म ही नहीं हुआ। देखो हमारा किंगडम फंजाई बेटा होता है समाप्त। मेरी तरफ से तो खत्म हो गया, आपके तरफ से तो आपको अभी रिवाइज करना है। ठीक है, रिवीजन रिवीजन करो, कहीं पे कोई दिक्कत आएगा कमेंट सेक्शन में बेझिझक पूछो, मैं थोड़ी कहीं भाग के जा रहा हूँ। ठीक, तो यहीं पे लेक्चर होता है समाप्त। नेक्स्ट लेक्चर में बेटा हम वायरसेस के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, वायरस के बारे में पढ़ेंगे और ये चैप्टर होगा खत्म। नेक्स्ट लेक्चर इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है, उसके बाद हम प्लांट किंगडम की शुरुआत करेंगे। तो मिलता हूं आपसे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बेटा बाय, थैंक यू, टेक केयर।